बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेरे नज़र तस्वीर साफ बता रही है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब उम्मत मुस्लिमा का मसला उठाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिन तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा को लेकर सीधा न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की अहम मीटिंग थी। ये जनरल असम्बली का इजलास किसके कहने पर तलब किया गया था और अक़वाम मुत्तहिदा के तुर्क नजात सदर किस तरह फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले में अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं। और OIC के हंगामी इजलास में फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने नॉर्मलाइजेशन करने वाले ममालिक को किस तरह खरी खरी सुनाई थी, जिसमें फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने डील करने वाले ममालिक को कहा था कि हम तुम्हारे बगैर भी फ़लस्तीन की जंग लड़ सकते हैं। जिसके बाद फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा सीधा इस्तांबुल पहुंचे, जहां तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। अब जो फ़लस्तीन का मामला तुर्की और पाकिस्तान के हाथ आ रहा है, वो OIC के मुस्तकबिल पर अब गहरा असर डालने जा रहा है। क्या अब उम्मत के फैसले तुर्की और पाकिस्तान के जरिए होने जा रहे हैं? और तुर्की की जानिब से जो इंटरनेशनल आर्मी फ़लस्तीन में उतारने की बात की गई थी, इस पर इंडिया क्यों परेशान हो रहा है? उसने अब इस खदशे का क्यों इजहार किया कि अगली बारी कश्मीर की आ सकती है, इसलिए हमें फौजें उतारने वाला फार्मूला रिजेक्ट कर देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत के बाद आखिर इसराइल को सीज फायर क्यों करना पड़ा? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों OIC की हंगामी मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई पर बहस हुई। इस हंगामी इजलास में फ़लस्तीन का वज़ीर ख़ारजा ने UAE, बहरीन समेत जितने भी ममालिक हैं उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि यह है तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन का अंजाम, यह है तुम्हारी गद्दारी का अंजाम जो तुमने छुप कर डीलें की और फ़लस्तीन के खून का सौदा करने की कोशिश की। तुम लोगों का ख्याल था कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करके फ़लस्तीन का सौदा कर लोगे। देख लो आज उम्मत मुस्लिमा किस तरह फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। आज गद्दार एक तरफ और उम्मत मुस्लिमा दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी की ज़बान से निकलने वाले इन अल्फाज ने गोया मजमे पर सख्ता तारी कर दिया था और इनका इशारा वाज़े तौर पर UAE, बहरीन और जो ममालिक छुप कर इसराइल से डीलें करते आ रहे हैं उनको भी बड़ा कुछ पैगाम दे दिया है। इस इजलास में UAE की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिसका नाम रीम अल हाशिमी है, उसने इसराइल की मजम्मत तक गवारा नहीं की और सिर्फ ये बयान दिया कि फ़लस्तीन और इसराइल की आपस की लड़ाई ठीक नहीं है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा UAE इस वक्त इसराइल की डील के साथ जकड़ चुका है। नॉर्मलाइजेशन डील के बाद इनकी ज़बानें लड़खड़ा रही हैं। इसराइल की मजम्मत तक इनसे नहीं हो पा रही। मजाल है कि ये लोग इसराइल के खिलाफ बोल पाएं। रीमुल हाशमी जो OIC में UAE को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये वही मिनिस्टर है जिसने इसराइल के साथ डील के बाद पाकिस्तानियों के वीज़े UAE में बंद करवाए थे और इसी ने नॉर्मलाइजेशन के बाद पाकिस्तानी वर्कर्स पर वीज़ों की पाबंदियों से लेकर पाकिस्तानियों को हरासा करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जबकि अहम बात इस दौरान ये भी हुई कि डील करने वाले ममालिक को इजलास में खरी खरी सुनाकर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा सीधा तुर्की पहुंचे थे, जहां पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। और तैयब उर्दुगान से मुलाकात के बाद पाकिस्तान, तुर्की और फ़लस्तीन, इन तीन ममालिक के वज़राए ख़ारजा हाथ में हाथ डाले टर्किश एयरलाइंस के जहाज पर सवार हो रहे थे और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। टर्किश एयरलाइंस में इन तीनों का एक साथ सफर करना ये वाज़े पैगाम था कि कोई साथ हो या ना हो, फ़लस्तीन के साथ इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क खड़े हैं। और जो फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी ने डील करने वाले ममालिक को मुखातिब करके कहा था कि तुम हमारे साथ हो या ना हो, हमारे साथ उम्मत खड़ी है। इसके बाद ये तारीखी तस्वीर रिलीज की गई जो अपने आप में बड़ा पैगाम रखती है। यानी फ़लस्तीन का मामला तुर्की और पाकिस्तान के हाथ आ चुका है और डील ऑफ द सेंचुरी करने वालों के हाथ से गेम निकल चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो तारीखी तकरीरें हुई और फौज उतारने का मुतालबा जो सामने आया, इसके फौरन बाद ही जो बाइडन हरकत में आया और उसने नेतन्याहू को वार्निंग दी कि आज शाम तक उसे जंग बंदी चाहिए, वरना ये जंग खित्ते को अपनी लपेट में लेने जा रही है। जिस पर इसराइल ने ऐलान किया कि वो सीज फायर करने जा रहा है। हमास इस वक्त फतह का जश्न मना रहे हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये जंग बंदी आर्जी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगला कदम तुर्की जो उठाने जा रहा है वो रीजन में गेम चेंजर बनने जा रहा है। तुर्की गजा के साथ मिलकर मेरी टाइम डील साइन करने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की की नेवल फौज गजा के पानियों में आ सकेगी और गजा की समंदरी हुदूद जिस पर इसराइल और ग्रीस मिलकर कब्जे का प्लान बना रहे थे, उनका ये प्लान इस डील के नतीजे में नाकाम होने जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त इसराइल ने गजा को सिर्फ 11 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग की इजाज़त दे रखी है।
अगर गजा तुर्की के साथ मैरी टाइम डील साइन कर लेता है तो गजा 10,000 स्क्वायर मील के समंदरी इलाके पर क्लेम कर सकता है और तुर्की यहाँ पर कुदरती वसाइल गैस और तेल की तलाश का काम भी शुरू कर सकता है। और इस तरह इस डील के बाद फलस्तीन का जो समंदरी बायकॉट इसराइल ने कर रखा था वो भी खत्म हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में चूंकि इसराइल और तुर्की का तसादुम भी हो सकता है, इसीलिए तुर्की ने पाकिस्तान को साथ मिलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने इस मामले में तुर्की की मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इस सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि मिडल ईस्ट में जिन लोगों ने इसराइल के साथ डीलें की थी उनके लिए अब शर्मिंदगी का टाइम आ चुका है। इस डील को बड़ा धचका लग चुका है। ये डील ना तो फलस्तीन और इसराइल जंग से बचा पाई, बल्कि डील के फौरन बाद गैर कानूनी यहूदी आबादकारी का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। जिस तरह मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुमसान की लड़ाई हुई और जो बहरान इसके नतीजे में पैदा हुआ और मस्जिद अक्सा पर हमला करने की जो नापाक जिसारत की गई, उससे डील की असल कहानी खुलकर दुनिया के सामने आ जाती है। इस डील की असल बात ही ये थी कि जो कुछ भी हो जाए इसराइल के खिलाफ जबानें नहीं खुलनी चाहिए। यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को जिन्होंने खुफिया डीलें की हैं वो इस सारे मामले पर तमाशा देखते रहे और यही इस डील की बुनियादी शर्त थी। इसीलिए ओआईसी के अंदर सर्द मोहरी के बाद फलस्तीन ने अब तुर्की और पाकिस्तान की मदद से अपना मुकदमा लड़ने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ हालिया डेवलपमेंट पर इंडिया ने परेशानी का इजहार शुरू कर दिया है। एक तो नेतन्याहू ने इंडिया का शुक्रिया तक अदा नहीं किया, जिस पर हिंदुत्व गैंग ने आसमान सर पर उठा लिया है कि हमने तो इसराइल की सोशल मीडिया पर खुलकर हिमायत की और इसकी सपोर्ट की, लेकिन नेतन्याहू ने इंडिया का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। इंडिया की कोशिश थी कि किसी तरह फलस्तीन का इशू सर ना उठाए, वरना कश्मीर का मुद्दा भी हाईलाइट हो सकता है। अब इंडिया का कहना है कि तुर्की, मलेशिया समेत कई ममालिक की जानिब से फलस्तीन में फौज उतारने का मुतालबा इंडिया पर भारी पड़ सकता है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर संजीदा बहस होती है तो कल को कश्मीर में भी यही फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इसीलिए ये आइडियल मौका पाकिस्तान के हाथ आ चुका है। चीन, रशिया, मुस्लिम दुनिया इस वक्त फलस्तीन इशू पर इकट्ठी हो चुकी है। यही वक्त है कश्मीर के इशू को जिंदा करने का, यही वक्त है मसला कश्मीर पर आवाज उठाने का। इस वक्त फलस्तीन के लिए जो दुनिया भर में माहौल बन चुका है, पाकिस्तान उसे कश्मीर के लिए कैश करवा सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि फलस्तीन के साथ अब कश्मीर के इशू को भी नथी किया जाए और इस पर इस्लामी दुनिया को मुतहर्रिक किया जाए। इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर का भी अहम किरदार सामने आ रहा है, जो तुर्क नजाद हैं। इनका नाम वोल्का बोस्किर है, जिनका ताल्लुक तुर्की से है। इन्हें 2020 में यूनाइटेड नेशन का सदर बनाया गया था। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और कश्मीर का मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। इन्होंने आते ही फलस्तीन और कश्मीर के मसले को उठाना शुरू कर दिया है। इससे पहले तैयब उर्दुगान ने पोप फ्रांसिस को फोन करके क्रिश्चियन वर्ल्ड को मोबिलाइज करने की बात की थी और ये भी बयान दिया था कि अगर मिसाइल हमलों के नतीजे में फलस्तीनी बच्चों को सोने नहीं दिया जाता तो याद रखें यहूदियों के बच्चे भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। और ये भी कहा कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है जो फलस्तीनियों के खून का प्यासा है, इसके मुंह को खून लग चुका है, इसके बगैर उसे चैन नहीं आता। इस बयान के बाद यहूदी लॉबी ने जो बाइडन पर प्रेशर डाला कि तुर्की से एहतजाज किया जाए और ऐसी बयानबाजी उससे रुकवाई जाए, जिस पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने तुर्की के इस बयान की मजम्मत करते हुए इसे यहूद मुखालिफ बयान करार दिया था। लेकिन तैयब उर्दुगान ने जो बाइडन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि वो इसराइली मजालिम पर खामोश तमाशाई बना हुआ है, जिसके बाद रूस ने भी अमेरिका को अल्टीमेटम दिया था कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो लबनान और शाम से हमले शुरू हो जाएंगे और फिर ये मामला सबके हाथ से निकल सकता है। इस सूरत हाल के बाद नेतन्याहू को बाइडन की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया, जबकि चीन भी इस लड़ाई को रुकवाना चाहता था क्योंकि खित्ते में लड़ाई चाइना को सूट नहीं करती। हमास की जानिब से जो मिसाइल इसराइल पर फायर किए गए थे उनमें ज्यादातर साहिली इलाकों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया और इसराइल की हाइफा पोर्ट का ठेका चूंकि चाइना के पास है, जहां फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान हाल ही में शदीद लड़ाइयां भी हुई थीं, जबकि अमेरिका ने हाइफा पोर्ट से चीन को बेदखल करने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रखा है। अमेरिका का कहना था कि चीन, इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। चीन के वर्कर्स इसराइल की जासूसी करके मुखालिफिन को फायदा पहुंचा सकते हैं और अमेरिका ने यहां तक कहा कि जब तक चीन को हाइफा पोर्ट से बेदखल नहीं किया जाता, अमेरिका के बहरी बेड़े हाइफा पोर्ट के करीब भी नहीं जाएंगे। इसीलिए चीन का ख्याल है कि अगर ये लड़ाई मजीद जारी रहती है तो चीन को वहां पर प्रोजेक्ट्स खत्म करना पड़ सकते हैं। जबकि थाईलैंड के 2 वर्कर्स भी रॉकेट हमलों की जद में आ चुके हैं, जिससे चीनी वर्कर्स की सेफ्टी पर भी सवालिया निशान लग चुका है। इसीलिए रीजन में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आलमी कुव्वतों का खेल भी कारफरमा हो सकता है। अब देखना यह है कि फलस्तीन के लिए जो माहौल बनता जा रहा है, पाकिस्तान उसे किस तरह कश्मीर के हक में कैश करवा सकता है। क्या अब फलस्तीन के साथ कश्मीर का इशू भी नथी होने जा रहा है?
اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس کے بعد اب کافی چیزیں واضح ہونے جا رہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔